हेलो एवरीवन, मेरा नाम मनीषा गुप्ता है। मैंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से अपना एमए समाजशास्त्र विषय में 2020 में कंप्लीट किया है। नवंबर 2020 में एमए पेयरिंग के दौरान मैंने जेआरएफ क्वालिफाइड किया है और सेकंड पेपर सोशियोलॉजी में मैंने 74 क्वेश्चन राइट किए हैं। आज मैं आप सभी को अपने नेट जेआरएफ से संबंधित स्ट्रेटजी बताना चाहूँगी, जिससे आप सभी को भी कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर मिले। तो सबसे पहले मैं अपनी आरती मैम, अपनी पूरी फैमिली, अपने फ्रेंड्स और वेल विशर्स को बहुत सारा थैंक यू कहना चाहूँगी, जिनके सपोर्ट की वजह से ही मैंने अपना ये गोल अचीव किया है। सो थैंक यू सो मच माय ऑल वेल विशर्स। आज मैं आप सभी को पेपर 1 और पेपर 2 से रिलेटेड जो स्ट्रेटजी मैंने अपनाई थी अपने प्रिपरेशन के दौरान, वो सब आपको बताऊँगी। तो स्टार्ट करते हैं पेपर 1 से। पेपर 1 के 10 यूनिट को मैंने 2 पोर्शन में डिवाइड कर दिया था, एक थ्योरेटिकल पोर्शन, एक प्रैक्टिकल पोर्शन। थ्योरेटिकल पोर्शन में मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, आईसीटी, इन्वायरमेंट और हायर एजुकेशन को रखा था, और प्रैक्टिकल पोर्शन में मैंने कंप्रीहेंशन, डीआई, मैथमेटिकल रीजनिंग और लॉजिकल रीजनिंग को रखा था। थ्योरेटिकल पोर्शन को मैंने केवीएस मदान की बुक से तैयार किया था। केवीएस मदान की बुक से मैंने उसकी बेसिक जानकारी ली और अपने थ्योरेटिकल यूनिट पर और कमांड हासिल करने के लिए मैंने ऑनलाइन क्लासेस देखे, तलवीर सर को फॉलो किया और अपने नोट्स उस हिसाब से बनाए। ईवीएस मीन्स हायर एजुकेशन और इन्वायरमेंट के लिए मैंने अपने नोट्स को बराबर अपडेट रखा। कोई भी गवर्नमेंट की पॉलिसी या इनिशिएटिव इन दोनों यूनिट से लिए जाते थे तो उनको मैं अपने नोट्स में बराबर लिख लिया करती थी। और ये हायर एजुकेशन और इन्वायरमेंट, ये दोनों यूनिट ऐसे हैं, प्लस आईसीटी भी, जिनका डे बाय डे रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत लेंदी होते हैं और इनको हमें बराबर रिवीजन करते रहना चाहिए। उसके बाद प्रैक्टिकल पोर्शन के लिए मैंने तलवीर सर की क्लासेस देखी। वहाँ से मैंने अपना मैथमेटिकल रीजनिंग और डीआई को अच्छे से तैयार किया। लॉजिकल रीजनिंग के भी मैंने अच्छे से नोट्स बनाए, और लॉजिकल रीजनिंग में आप अच्छा नंबर गेन कर सकते हैं अगर आप इनके नोट्स वेल प्रिपेयर तरीके से बना के इन्हें याद कर लेते हैं। इसके बाद पेपर 1 में मैंने लगातार प्रैक्टिस की, चाहे वो डीआई हो, चाहे कंप्रीहेंशन हो, मैथमेटिकल रीजनिंग या लॉजिकल रीजनिंग का मैंने बराबर से प्रैक्टिस किया। लास्ट के 1 मंथ पहले मैंने ग्रेडअप टेस्ट सीरीज ज्वाइन की, जहाँ मैं एग्ज़ाम पैटर्न की तरह डेली 1 घंटा प्रैक्टिस करती थी और अपना पेपर सॉल्व करती थी, चाहे वो पीवाईक्यू के रूप में होते थे या फिर एमसीक्यू टेस्ट सीरीज के रूप में। और मैंने पिछले साल के भी 10 ईयर के पेपर सॉल्व कर लिए थे। इस तरीके से मैंने रिवीजन और प्रैक्टिस के द्वारा पेपर 1 तैयार किया। अब आते हैं पेपर 2 पे। तो पेपर 2 में सबसे पहले हम बुक्स के बारे में बता देते हैं। तो मैंने दोषी और जैन की बुक्स पढ़ी थी, जैसे कि प्रमुख समाजशास्त्रीय विचारक कॉमसे मर्टन, दोषी और जैन, उच्चतर समाजशास्त्रीय सिद्धांत दोषी और त्रिवेदी येलो कलर वाली, आधुनिक समाजशास्त्रीय विचारक दोषी और जैन ग्रीन कलर वाली। इग्नू के जितने भी बीए और एमए के कंटेंट हैं उन्हें मैंने अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा था, कि जो जो टॉपिक मेरे सिलेबस नेट के सिलेबस से मैच करते हैं उन यूनिट को, उन टॉपिक्स को मैंने तैयार किया था। फिर इंडियन थिंकर के लिए मैंने बीके नागला की बुक पढ़ी थी। गाइड के रूप में मैंने अरिहंत और परीक्षा वाणी, जिसका नाम अब टारगेट रख दिया गया है, उसे मैंने लिया था। और टारगेट जो है वो सोशियोलॉजी का फास्ट एंड क्विक रिवीजन के लिए बहुत अच्छा गाइड बुक है। इसमें बहुत सारे थिंकर्स के कोटेशन, बहुत सारे बुक और ऑथर के नेम, बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको बहुत शॉर्ट और बहुत अच्छे से दिए हैं, जिसे आप रिवीजन के लिए या फिर फैक्चुअल लर्निंग के लिए यूज कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने एजीपी पब्लिकेशन की 10 साल का सॉल्व पेपर लिया था, जिसके एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे दिए रहते थे। उन्हें मैं क्वेश्चन लगाते वक्त ही पढ़ लिया करती थी, और कोई भी मुझे की पॉइंट मिलता था तो उसे अपने नोट्स में ऐड कर लेती थी। इस तरीके से मैंने पेपर 2 में इतने सारे कंटेंट यूज किए। इसके अलावा मैंने इंटरनेट पे जाके इंसाइक्लोपीडिया yourarticlelibrary.com से भी बहुत सारे मटेरियल पढ़ के यूज किए। इसके बाद मैं
पूरे 6 महीने की जर्नी को ब्रीफली आपको कुछ स्टेप्स में बता दे रही हूँ, इससे आपको हेल्प जरूर मिलेगी। तो स्टेप 1, मैंने नेट के सिलेबस को बहुत अच्छे से पढ़ लिया था। मुझे सारे यूनिट्स याद हो गए थे कि हाँ, किस यूनिट में मेरा कौन सा टॉपिक और कौन सा पोर्शन आ रहा है। आप लोग भी नेट के सिलेबस को अच्छे से देखिए। नेट के सिलेबस को आप लेके, जैसे कि शुरुआत के 1 से 2 हफ्ते आप अपने सिलेबस को पूरे स्ट्रक्चर तरीके में बना लीजिए। आपने यूनिट 1 उठाया, आपने थिंकर्स को देखा, जो थिंकर्स आपको आपकी बुक में मिल रहे हैं उसको उसी वक्त उसी जगह लिख लीजिए कि हाँ, मेरे पास ये मटेरियल है, इस जगह से मैं इसे पढ़ सकती हूँ। जो नहीं मिल रहा है या फिर इंटरनेट पे मिलने लायक है, उसको आप लिख लीजिए कि हाँ, मैं इसे इंटरनेट से कवर कर लूँगी। इस तरीके से आप पूरे सिलेबस को स्ट्रक्चर वे में रख लीजिए और पूरे 1 से लेकर 10 यूनिट को आप स्ट्रक्चर जब कर रहे होंगे तो इग्नू का कंटेंट उसमें आपको बहुत हेल्पफुल करेगा। इग्नू के बहुत सारे कंटेंट आपके नेट के सिलेबस से मिलते जुलते हैं। स्टेप 2, फर्स्ट के जो 3 मंथ है उसको मैंने नोट्स बनाने के लिए रखा था। आप जो शुरुआत के 3 महीने हैं उसको कोशिश करके आप उसमें अपने जितने भी मैक्सिमम से मैक्सिमम नोट्स बना लीजिए, चाहे वो पेपर 1 का हो या फिर पेपर 2 का हो। मेहनत थोड़ी ज़्यादा लगेगी पर आपको ये 3 महीने नोट्स बनाने में निकालने हैं। आप बुक्स को पढ़िए, 1 से 2 बार रीड कीजिए, कोई भी कंटेंट आपको मिल रहा है उसका आप ब्रीफली की पॉइंट में नोट्स बना लीजिए, जिससे कि एग्ज़ाम में रिवीजन करने में आपको आसानी हो। नोट्स आप 2 पार्ट में बना सकते हैं, फैक्चुअल और कॉन्सेप्चुअल। अगर कोई कॉन्सेप्ट है, आपको लगता है कि आप उसके 2-3 महीने बाद भूल जाएंगे, तो ब्रीफली उसको 2-3 लाइन में लिख लीजिए और फैक्चुअल नोट्स बना लीजिए, जैसे कि बुक्स और ऑथर्स के नेम, कमेटी के नेम, कोई आर्टिकल हो गया। इसको रिवीजन करने में बहुत आसानी होगी और डेली बेसिस पे इसे आप देखते भी जाइए। स्टेप 3, MCQ और PYQ। ये आपके एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। आप डेली बेसिस पे MCQ लगाते रहिए, क्योंकि आपको इसी से पता चलेगा कि आपकी तैयारी किस लेवल पे है। इसीलिए नोट्स बनाने के दौरान भी आप MCQ और क्यूजेस या फिर जो भी आपको PYQ भी लगाना है तो आप उसे एनालिटिकल तरीके से लगाते रहिए और देखते रहिए कि आप पहले किस लेवल पे थे और अभी किस लेवल पे हैं। लास्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप, रिवीजन। लास्ट के 2 मंथ आप सिर्फ रिवीजन के लिए ही रखिए। विदाउट रिवीजन आपने कितना कुछ भी पढ़ लिया हो, एग्ज़ाम में वो काम नहीं आएगा। एग्ज़ाम में आपके लास्ट 2 मंथ के रिवीजन ही काम आएंगे। इसीलिए आप रिवीजन पे मोर देन मोर फोकस करके 2 महीने आप सिर्फ प्रैक्टिस कीजिए और रिवीजन करिए, जिससे कि चीज़ें आपके चेतना में अच्छी तरीके से आ जाएं। अब आती है कुछ ऐसी बातें जो आपके इस जर्नी में आपकी तैयारी के दौरान बहुत ज़्यादा मदद करेगी। पहला, मोटिवेशन ऑफ सोर्स। आपका जो सोर्स ऑफ मोटिवेशन होना चाहिए वो बहुत सॉलिड होना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि पढ़ाई में उतार चढ़ाव हो जाता है, या फिर हमारा मन खुद नहीं लगता है, या फिर कोई कुछ ऐसी बात आती है जैसे फैमिली प्रॉब्लम या कोई पर्सनल प्रॉब्लम, जिससे आपको पढ़ने में मन नहीं लगता है। तो एक आप सोर्स ऑफ मोटिवेशन रखिए जो आपको हमेशा बूस्टअप करे कि हाँ, नहीं मुझे पढ़ना है, नहीं मुझे करना है। उसके बाद मेंटर और गाइडेंस की बात करना चाहूँगी। मेरी मेंटर हमेशा से आरती मैम ही रही हैं और मैं उन्हें बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहूँगी, क्योंकि इस पूरी जर्नी में उनका बहुत बड़ा रोल रहा है। आप किसी भी मेंटर, गाइडेंस या एजुकेटर को फॉलो कर सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ ये ध्यान दीजिए कि वो हमेशा से चाहेंगे कि आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट दें, आपका नेट ज़ेआरएफ ज़रूर क्वालिफाई हो, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा योगदान आप उनके दिए हुए कंटेंट को फॉलो कीजिए, पर खुद की सेल्फ स्टडी पे बहुत ज़्यादा डिपेंड रही है। जितनी ज़्यादा सेल्फ स्टडी करेंगे, उनके कंटेंट को जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे, जितनी बार रिवाइज करेंगे, चीज़ों को समझने की और लिंक करने की कोशिश करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। इसीलिए आप उनके ऊपर डिपेंड मत रहिए, आप उनके गाइडेंस को फॉलो कीजिए, पर आप अपनी मेहनत पे भरोसा रखिए, क्योंकि करना आपको है, एग्ज़ाम क्वालिफाई आपको करना है, एग्ज़ाम में बैठना आपको है। इसीलिए अपने किसी भी एजुकेटर को अपना गाइडेंस बनाइए। ये मत मानिए कि नहीं वो ही मेरा एग्ज़ाम क्वालिफाई कराएंगे, एग्ज़ाम आप ही को क्वालिफाई करना है। इसलिए खुद पर 100% भरोसा रख के ही तैयारी कीजिए। तीसरी बात मीडियम की आती है। हाँ, मानती हूँ कि हिंदी माध्यम के बच्चों को
जो नया नेट का सिलेबस आया है उसके अकॉर्डिंग कंटेंट मिलना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, पर ये इम्पॉसिबल भी नहीं है। अगर आप इग्नू का कंटेंट उठा के देखेंगे आपको थोड़ा टाइम टेकिंग रहेगा, चीज़ें ढूंढने में थोड़ी मुश्किलें आएंगी, लेकिन अगर आप लग के तैयारी कर रहे हैं, चीज़ों को ढूंढ के पढ़ रहे हैं, कुछ चीज़ें आपको इंग्लिश में भी मिलेंगी, उसको समझ के ही बस आप उसके की पॉइंट्स ही लिख ले रहे हैं कि हाँ इससे रिलेटेड मुझे कुछ ना कुछ हेल्प एग्जाम में ज़रूर मिल सकती है। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसको आप की पॉइंट्स के रूप में अपने नोट्स में इंग्लिश में ही लिख लीजिए, तो आपको ज़रूर हेल्प होगी। इसीलिए मीडियम को ध्यान में ना रखते हुए आप अपनी तैयारी कीजिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। चौथा है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी को बिल्कुल मत छोड़िए। मान लीजिए आपका टारगेट एक दिन में 6 घंटे स्टडी करने का है या फिर 7 घंटे स्टडी करने का है, तो किसी दिन ऐसा हो जाता है कि हाँ आज मैं पूरा दिन नहीं पढ़ पाया या मेरा टारगेट नहीं कंप्लीट हुआ, तो छोड़िए नहीं उसे। आप अपने टारगेट से कम पढ़िए, लेकिन रोज़ाना पढ़िए, थोड़ा ही पढ़िए, रोज़ाना पढ़िए, जिससे कि वो आपका फ्लो बना रहेगा और आप खुद ही नहीं जान पाएंगे कि चीज़ें खुद ब खुद कैसे तैयार होती गई और एग्ज़ाम आते आते तक आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा विद रिवीजन के साथ। पांचवा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अपने आप को अपनी तुलना किसी और से मत कीजिए। इस यूनिवर्स में हर पर्सन यूनिक है, सबकी कमियां और सबके कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी होते हैं, इसलिए खुद के स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट को खुद ही पहचानिए और उस पर वर्क कीजिए। आप कंपटीशन की भावना रखिए, पर अपनी तुलना किसी और से मत कीजिए। खुद से कंपटीशन कीजिए, अपना 100% दीजिए, डेली PYQs लगाइए, प्रैक्टिस सेट उठाइए, उसको लगाइए। आप खुद ब खुद जानने लगेंगे कि हाँ आप किस लेवल पे हैं, आपकी प्रिपरेशन किस लेवल पे है। मैम आपको पूरा गाइडेंस भी देती हैं, आप उनसे गाइडेंस लीजिए। जो एग्ज़ाम क्वालिफाई कर चुके हैं उनसे गाइडेंस लीजिए और 100% आप अपना दीजिए, आपका एग्ज़ाम ज़रूर क्वालिफाई होगा। यही स्ट्रेटजी मैंने भी फॉलो की थी। अगर इसमें से आपको कुछ भी पसंद आता है आप भी फॉलो कीजिए और अपने ऊपर भरोसा रखिए, एग्ज़ाम ज़रूर क्वालिफाई होगा। जितने भी स्टूडेंट्स जो जून 2021 में बैठने जा रहे हैं उनको मेरी तरफ से बहुत सारा ऑल द बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच माय ऑल फ्रेंड्स।